स्टूडेंट्स, तो आज इस वीडियो में केमिस्ट्री में हम लोग फर्दर कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एक्वस कॉपर सल्फेट। जब हम एक्वस कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ते हैं तो यहां पर दो तरीके से पढ़ते हैं। पहला है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, जिसे हम एक्टिव इलेक्ट्रोड कहते हैं, और दूसरा तरीका है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड या प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड, जिसमें थोड़ा दूसरा तरीका होगा। तो क्या इसके बारे में सिस्टम है, कैसे ये होती है और इनका क्या कंपैरिजन है, आइए इसको शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। और कॉपर इलेक्ट्रोड एक्टिव इलेक्ट्रोड है, जैसा कि पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये इलेक्ट्रोड खुद ही पार्टिसिपेट करने लगते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में। तो देखिए, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इस सेल में ये सॉल्यूशन भरा हुआ है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द कॉपर सल्फेट। यहां पे इलेक्ट्रोलाइट भर दिया और इसके अंदर ये दो इलेक्ट्रोड लगाए। ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, जिसको एनोड बोला जाता है, ये कॉपर का बना हुआ है। और ये वाला एनोड जो कि फिर से कॉपर का बना है, ये नेगेटिव टर्मिनल से है, तो इसको कैथोड बोला जाता है। ये इलेक्ट्रोड कैथोड नेगेटिव टर्मिनल से, ये इलेक्ट्रोड एनोड पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, और दोनों ही कॉपर के बने हैं, यानी एक्टिव इलेक्ट्रोड हैं। अब क्या होगा, तो देखिए, सबसे पहला स्टेप होगा डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो कॉपर सल्फेट ब्रेकअप होगा कॉपर आयन 2+ और SO4 2- में, और वाटर ब्रेकअप होगा H+OH- में। अब जब इसमें ये करंट पास हो रही है, आयोनाइज डिसोसिएशन हो गया और इसमें करंट फ्लो कराई जाती है। ये करंट लगभग 3 एम्पियर की करंट होती है। ये करंट इसमें आती है, तो यहां पर जो कॉपर आयन, सल्फेट आयन, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, ये चारों सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं। ये माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं, और जैसा हम जानते हैं कैटायन कैथोड की तरफ जाते हैं, एनायन एनोड की तरफ माइग्रेट करते हैं। तो क्या होगा, देखिए, ये कॉपर आयन और हाइड्रोजन आयंस दोनों माइग्रेट करेंगे टुवर्ड्स कैथोड, क्योंकि ये कैटायंस हैं। ये दोनों किधर माइग्रेट करेंगे, कैथोड की ओर माइग्रेट करेंगे। और सल्फेट आयन और हाइड्रोक्सिल आयन ये माइग्रेट करेंगे एनोड की ओर। तो देखिए, यहां पर जो कॉपर आयन है और हाइड्रोजन आयन है, ये जाएंगे कैथोड की ओर, और यहां पर जो सल्फेट आयंस हैं और OH आयंस हैं, ये आएंगे एनोड की ओर। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब कैथोड पे आने के बाद प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज और सिलेक्शन होगा, प्रेफरेंशियल सिलेक्शन होगा। तो कॉपर आयन और हाइड्रोजन आयन में कॉपर की पोजीशन हाइड्रोजन के कंपैरिजन में लोअर पोजीशन होती है, और नेचुरली कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन इज आल्सो मच मोर ग्रेटर एज कंपेयर टू हाइड्रोजन आयन। तो कॉपर आयन डिस्चार्ज होगा और दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कॉपर की फॉर्म में आ जाएगा, कॉपर न्यूट्रल एटम की फॉर्म में आ जाएगा। अब ये SO4 आयन और OH आयंस एनोड की तरफ माइग्रेट करेंगे। वहां जाने पर इनमें से कोई भी सेलेक्टिवली सेलेक्ट नहीं होकर डिस्चार्ज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर एनोड कॉपर का बना हुआ है, ये दोनों इलेक्ट्रोड ही इनफेक्ट कॉपर के हैं, और यहां पर एनोड खुद ही पार्टिसिपेट करने लगेगा इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में। तो क्या होगा, कॉपर में से यहां से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाएंगे और कॉपर आयंस बना लेंगे, और ये कॉपर आयन निकल के यहां पर सॉल्यूशन में आने लगते हैं। तो यहां कॉपर आयन का कंसंट्रेशन यहां पे आने लगेगा, लेकिन SO4 और OH में से कोई भी डिस्चार्ज नहीं होगा। इन दिस वे ये इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस परफॉर्म होने लगता है जब एक्टिव इलेक्ट्रोड्स यूज किए जाते हैं, जिसमें एनोड में से निकल के कॉपर आयन सॉल्यूशन में आने लगते हैं, और कॉपर एनोड का मास हल्के हल्के कम होने लगता है, यानी ये रिड्यूस होने लगता है, यहां पर कम होने लगता है, क्वांटिटी वाइज कम होने लगता है, और कॉपर आयन सॉल्यूशन में आने लगते हैं। और आपने यहां पर देखा कि कॉपर और हाइड्रोक्सिल आयन गए थे, तो वो सॉल्यूशन से निकल के यहां कॉपर की फॉर्म में डिपॉजिट हो रहे थे। तो आप देख सकते हैं एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है। यहां से कैटायन निकल के जब कैथोड पे जा रहे हैं, तो कॉपर आयन यहां पे डिपॉजिट हो रहे हैं कैथोड के ऊपर, और यहां पर एनोड से निकल के कॉपर आयन सॉल्यूशन में आ रहे हैं। तो चिपकने वाले यानी कि डिपॉजिट होने वाले कॉपर आयन और सॉल्यूशन में आने वाले, रिलीज होने वाले कॉपर आयन
का बैलेंस बना रहता है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ द कॉपर इक्वल रहता है। आइए अब एक कंपैरिजन को देख लें, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग द कॉपर इलेक्ट्रोड एंड यूजिंग द प्लेटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड। देखिए केवल एक ही लेवल पर डिफरेंस होता है, बाकी सारे स्टेप वही हैं। पहली बात तो यह समझ लीजिए कि जब हम इलेक्ट्रोड्स कॉपर के यूज कर रहे हैं, इसका मतलब कैथोड और एनोड दोनों जो हैं वो कॉपर की प्लेट्स हैं। लेकिन जब हम इनर्ट इलेक्ट्रोड या प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं तो इनमें से एक, वो भी पर्टिकुलरली एनोड की प्लेट प्लेटिनम की है, यानी कि इनर्ट है, वो इनएक्टिव है, और दूसरी प्लेट कैथोड की कॉपर की बनी हुई है। दोनों प्लेट्स प्लेटिनम की नहीं है, एक कॉपर की है, कॉपर वाली प्लेट कैथोड बनाई जाती है और प्लेटिनम वाली जो इनर्ट है वो एनोड बनाई जाती है उस केस में जब हम इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं और यहां पर दोनों इलेक्ट्रोड कॉपर के हैं। तो देखिए शुरुआत के 3 स्टेप्स सिमिलर हैं। क्या है? पहले डिसोसिएशन होगा, तो कॉपर सल्फेट से कॉपर आयन और सल्फेट आयन बनेंगे। वाटर ब्रेकअप होगा, डिसोसिएशन में H+ और OH- बनेंगे। दूसरे स्टेप में क्या होगा? ये कैटायन कॉपर आयन और हाइड्रोजन आयन कैथोड की तरफ माइग्रेट करेंगे और सल्फेट आयन और OH आयन SO4 और OH- एनोड की तरफ माइग्रेट करेंगे। तीसरे स्टेप में वो भी कॉमन होगा, दोनों में रिडक्शन का प्रोसेस होगा, तो कॉपर का इलेक्ट्रोड बना हुआ है दोनों ही सिचुएशन में, तो कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर की फॉर्म में डिपॉजिट होंगे, वहां पर कॉपर की फॉर्म में आ जाएंगे और रिडक्शन का प्रोसेस होगा। लेकिन अब चौथा स्टेप जो कि रिएक्शन एट एनोड होता है वो डिफर करता है, क्योंकि जब हम एक्टिव इलेक्ट्रोड कॉपर का ले रहे हैं एज एनोड तो रिएक्शन दूसरी सिचुएशन में होगा, और जब हम इलेक्ट्रोड इनर्ट ले रहे हैं तो रिएक्शन अलग तरह से होगा। वो क्या होगा वही समझ लीजिए। तो देखिए एनोड पे जब हमने कॉपर का एनोड बनाया, एक्टिव इलेक्ट्रोड लिया, क्योंकि ये एक्टिव है तो खुद ही जैसा अभी डिस्कस किया था एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, तो कॉपर में से उस एनोड में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और कॉपर आयन की फॉर्म में ये कॉपर आयन सॉल्यूशन में आ जाते हैं और लॉस इन एनोड होने लगता है, वहां पे जो कॉपर का मास है वो कम होने लगता है। लेकिन अगर एनोड प्लेटिनम के बने हुए हैं तो वहां पर ये नहीं होता है, वहां पर प्रेफरेंशियल सिलेक्शन होता है, OH आयन सेलेक्ट हो जाते हैं एज कंपेयर टू सल्फेट आयन, क्योंकि लोअर पोजीशन पे हैं, तो OH आयन में से इलेक्ट्रॉन निकलता है, OH बनता है एटम और उसके 2 मॉलिक्यूल एक बार में बनते हैं। इन ऑल टोटल 4 OH एटम बनते हैं, जिससे कि 2 वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं और ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। इसका मतलब एनोड पे हम ऑक्सीजन पाते हैं जब इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करते हैं एज एनोड, और जब कॉपर यूज करते हैं तो कॉपर आयन निकल के सॉल्यूशन में आ जाते हैं। यही एक बेसिक डिफरेंस है अगर आप इसके कंपैरिजन को देखें, बाकी सब तो सिमिलर है। ओरिजिनली जो सोल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का ये ब्लू कलर का होता है और ये ब्लू कलर का लिए रिस्पॉन्सिबल है कॉपर आयंस, यानी इसके अंदर जो कॉपर आयंस प्रेजेंट होते हैं उसके कारण ये कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन ब्लू कलर का होता है। अगर हम दोनों इलेक्ट्रोड्स कॉपर के यूज करते हैं, यानी कि कैथोड और एनोड दोनों कॉपर के बने हुए हैं, तो ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये ब्लू कलर एज इट इज बना रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता है। लेकिन जब हम प्लैटिनम का एनोड यूज करने लगते हैं तो ब्लू कलर हल्के हल्के फेड होने लगता है। सवाल उठता है ऐसा क्यों हुआ? तो समझिए, जैसा कि मैंने बोला, कॉपर आयन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू कलर ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो जब हम कॉपर के ही एनोड और कॉपर के ही कैथोड यूज कर रहे हैं, तो देखिए कैथोड पर कॉपर आयन डिस्चार्ज हो रहे हैं, कैथोड पे कॉपर आयन डिस्चार्ज हो रहे हैं और एनोड पे कॉपर आयन निकल निकल के सॉल्यूशन में आ रहे हैं। तो कैथोड पर जो कॉपर आयन का डिस्चार्ज हो रहा है वो कंपनसेट हो जाता है, किसके थ्रू? जो कॉपर आयन एनोड से निकल निकल के सॉल्यूशन में आ रहे हैं। तो अल्टीमेटली एक बैलेंस बना रहता है, एक्सेप्ट होने वाले इलेक्ट्रॉन और निकलने वाले इलेक्ट्रॉन, या जो कैथोड पे कॉपर डिस्चार्ज हो रहा है उसकी क्वांटिटी के साथ किसका बैलेंस बना रहता है? जो एनोड से निकल के कॉपर आयन सॉल्यूशन में आ रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कॉपर आयन इन द सॉल्यूशन रिमेन अनचेंज्ड, यानी कि इक्वल बना रहता है। तो वो कंसंट्रेशन इक्वल होने के कारण ब्लू कलर वैसा ही बना रहेगा। लेकिन जब हम प्लेटिनम का एनोड यूज करते हैं
तो कैथोड पे तो कॉपर का डिस्चार्ज हो रहा है, लेकिन एनोड पे तो ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, क्योंकि एनोड तो इनर्ट इलेक्ट्रोड है, वो खुद तो कॉपर आयन रिलीज करता नहीं है। तो हल्के हल्के सोल्यूशन से कॉपर आयन का नंबर कम होने लगता है, और कॉपर आयन क्योंकि कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ब्लू कलर के लिए, तो ये ब्लू कलर स्लोली एंड स्लोली ड्यू टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ कॉपर आयन फेड होने लगता है। आपको आई थिंक ये रीजन समझ में आ गया होगा। सो इन दिस वे बच्चों, इस वीडियो में हम लोगों ने कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग बोथ द इलेक्ट्रोड पढ़ लिया, और हमारा यहां पर एक ब्रॉड डिस्कशन अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस खत्म हुआ। अगले वीडियो से हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड ऑल दैट। थैंक यू।